बच्चों, आपका पुनः स्वागत है अपने सेकंड चैप्टर की एक नई वीडियो में। तो देखिए, इससे पहले हम मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी विस्तार से पढ़ चुके हैं। उसका प्रशासन मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है, और साथ ही आप बराबर में देख लीजिए जरा, इस मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ दिया हुआ है, और मौर्य साम्राज्य के बारे में, सेना के बारे में है विशेष रूप से। मैंने आपको ये पहले समझाया भी था कि किस प्रकार से जो है मौर्य साम्राज्य की सेना जो है कितनी विशाल थी। अर्थशास्त्र में दिया हुआ है बच्चों ये कि सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत वर्णन मिलते हैं मौर्य साम्राज्य की। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय लिखे हुए हैं इसमें कि किस प्रकार से हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोग जो है, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथिनियों की मदद से जंगली जानवरों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचान कर उन्हें पकड़ने का काम करते थे। और देखिए, इसमें नीचे स्पष्ट दे दिया है कि यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकारों ने हालांकि ये भी माना है कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण है, किंतु ये एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि मौर्य साम्राज्य के पास एक विशाल सेना थी, तभी वो लगभग संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य, भारतीय उपमहाद्वीप में ये कहें तो सही होगा कि अपना साम्राज्य स्थापित करने में पूर्ण रूप से सफल सिद्ध हुए थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4 है आपका राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजधर्म के नवीन सिद्धांतों में दक्षिण के राजाओं और सरदार, इनके बारे में बताया गया है कि दक्षिण के राजा कौन कौन थे और सरदार कौन थे। इसमें देख लेते हैं कि उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के दक्कन यानी कि मान लीजिए आप बिल्कुल दक्षिण और उत्तर के बीच का जो हिस्सा है उसे दक्कन कहा गया है, और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम, देखिए तमिल भाषा जहाँ प्रमुख रूप से बोली जाती है आप लोगों को पता ही है। तमिलनाडु दे भी दिया है ब्रैकेट में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से। यहाँ पर कौन थे? चोल, चेर और पांडे, ये सरदार थे। वहां की सरदारियां थी इनकी, जैसे जमींदारियां होती थी उसी प्रकार से इनकी सरदारियां थी, चोल, चेर और पांडे। देखिए काफी बाद तक भी आपको इतिहास में इनसे परिचय होता रहेगा, काफी बाद तक ये राजवंश रहेंगे। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनसे आपका काफी परिचय बाद तक भी होता रहेगा, क्योंकि ये स्थायी लगभग थे। सरदार और सरदारी के बारे में जो ब्रैकेट में दिया हुआ है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपका, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का तो मुश्किल है, लेकिन 2 में या 4 में भी पूछ सकते हैं। जैसे कि सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी, उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में कोई सामान्यतः कोई स्थायी सेना अधिकारी नहीं होते, मतलब स्थायी सेना नहीं होती, बल्कि क्या करते हैं, वंशानुगत हो भी सकता है उसका पद और नहीं भी। और समर्थक कौन होते हैं सरदार के? उसके खानदान के लोग ही होते हैं। और सरदार के विशेष कार्य भी इसमें बता दिए गए हैं, जैसे कि अनुष्ठान करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता करना। मतलब एक तरीके से वो एक लीडर की भूमिका अपनी सरदारी में एज ए सरदार निभाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका जो पैराग्राफ है उसमें कि हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आ रहा है आपका, प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया।
इसमें देख लेते हैं तमिल संगम ग्रंथ। देखिए बच्चों, ये तमिल संगम ग्रंथ के बारे में मैं पिछले कई सालों से देख रही हूँ कि बच्चे इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई डिटेल में तो बुक में नहीं दिया हुआ है। इसलिए मैं आपको इस बारे में बता देती हूँ कि तमिल संगम ग्रंथ। देखिए संगम जो है, तमिल क्षेत्र में संगम जो थे, बड़े बड़े कवि और रचनाकार जो थे, उनकी रचनाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए बड़े बड़े संगम बुलाए जाते थे। संगम मतलब कि एक बड़े आयोजनों का वहां पर जो है आयोजन किया जाता था, और जिन कवियों या रचयिताओं की रचनाओं को वहां पर मान्यता मिल जाती थी, उन्हें फिर आगे लिखने के लिए उन्हें सम्मति मिल जाती थी, वो पढ़े जाते थे। इस प्रकार से मान लीजिए आपके वो पास मान लिया जाता था ग्रंथ, जो संगम जिसे बाद में संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लेते हैं आपके नेक्स्ट पैराग्राफ को। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार से भी राजस्व जुटाते थे, यानी कि दूर दूर तक व्यापार के लिए अपने व्यक्तियों को भेजते थे और उससे जो है पैसा कमा कर लाते थे व्यक्ति, और उनसे राजा राजस्व लेता था, यानी कि टैक्स कर जो कुछ भी कर सकते हैं। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। देखिए मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन, मध्य यानी कि उज्जैन का मान लीजिए आप मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वहां से, और पश्चिम भारत, पश्चिम वाला एरिया ले लीजिए भारत का, इधर पश्चिम में आप गुजरात ले लीजिए, और गुजरात से ऊपर की ओर जितने भी चलेंगे वो पश्चिम का एरिया रहेगा। क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन शासक, लगभग इनका समय भी दे दिया है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी, यानी कि पूरा 400 वर्षों का समय है। और बच्चों मैंने जब मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ाया था तो ये भी बताया था कि कुछ ऐसे राजवंश भी थे जिन्होंने लगभग 400 वर्षों तक भी शासन किया था, जबकि मौर्य साम्राज्य केवल 150 वर्ष ही टिक सका। तो मैंने जो है स्पेशली जो है नाम नहीं लिया था, लेकिन इंडिकेशन मेरा सातवाहन वंश की ओर ही था। और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। देखिए बिल्कुल बॉर्डर पर, उपमहाद्वीप के बिल्कुल बॉर्डर पर पश्चिमोत्तर और पश्चिम में जो उपमहाद्वीप के शक शासक शामिल थे, वो शासन कर रहे थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में देखिए सातवाहन वंश के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया, यानी कि सत्ता में आ गए तो उसके बाद इन्होंने अपने सर्वोच्च होने का दावा किया। नेक्स्ट देख लेते हैं दैविक राजा। इससे पहले ब्लू बॉक्स में देख लेते हैं, स्रोत 3 दिया हुआ है आपका। इसमें जो है पांडे सरदार सेन गुत्तुवन की वन यात्रा, देखिए ये भी तमिल महाकाव्य है, ये भी संगम ग्रंथों में से ही एक है। शिल्पाधिकारम को महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है तमिल साहित्य में। इसमें किस प्रकार से इसमें दिखाया गया है कि जब वह वन की यात्रा पर थे, कौन राजा के बारे में दिया हुआ है, पांडे सरदार सेन गुत्तुवन की यात्रा के बारे में, यानी कि पांडे सरदार जब सेन गुत्तुवन वन की यात्रा पर गए थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं, यानी कि अपने सरदार का स्वागत करने के लिए लोग नाचते गाते हुए आते हैं। और बहुत सारी चीजें जो सभी जो हैं लगभग जंगल से संबंधित हैं, या फिर ये मान लीजिए कि फसल से संबंधित है, उन सबको अपने साथ उपहार के रूप में लाते हैं। फिर हम लौटते हैं वापस 4.2 दैविक राजा पर। बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, पांडे सरदार सेन गुत्तुवन की वन यात्रा, तो इसे आप थोड़ा अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। क्वेश्चन भी मैं आपको समझाती हूँ।
4.2 में देख लीजिए पहले दैविक राजा यानी कि दैविक उपाधि धारण करने लगे थे और देवताओं की तरह अपनी कुछ मूर्तियां भी राजाओं ने स्थापित करवाई थी, उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। लेकिन राजाओं ने क्या था, उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं के साथ अपने आप को जोड़ा। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने, कुषाण शासक बच्चों वही हैं जिनके प्रसिद्ध शासक कनिष्क 78 ईस्वी में यानी कि 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे और जिन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। कुषाण शासकों ने उनका समय भी दिया है लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, यानी कि इनका भी जो है 200 वर्षों का काल है। इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। किस उपाय का, यानी कि देवताओं के साथ स्वयं को जोड़ना। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है, यानी कि कुषाणों का जो इतिहास लिखा गया है वो अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से लिखा गया है। अभिलेख भी उसमें सहायक हुए हैं और साहित्य भी मिला है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। यानी कि जिस प्रकार वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं उसका सर्वोत्तम प्रमाण है उनके सिक्के और मूर्तियां। क्योंकि सिक्कों पर जहां एक और मैं आपको बता देती हूँ, देखिए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलेंगे। जो कुषाण शासकों के सिक्के मिले हैं उन पर एक और तो कुषाण शासक हैं और दूसरी ओर उन्होंने किसी देवता को अंकित करा दिया है, यानी कि अपनी तुलना देवताओं के साथ वो करने लगे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट नामक एक जगह है। एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। देवी स्थान यानी कि मंदिर था और उसमें कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगी हुई थी। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मूर्तियां कोई ऐसे तो लगाता नहीं है मंदिर में, संभवतः वो पूजने के लिए ही लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो पूजा के लिए ही लगवाई गई थी निश्चित रूप से। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि को भी जोड़ा। संभवतः में चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे इस मामले में, यानी कि उपाधि जोड़ने के मामले में, क्योंकि चीन के शासक क्या कहते थे, अपने आप को स्वर्ग पुत्र कहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पर बच्चों हम चलते हैं तो देखते हैं कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, यानी कि 4वीं शताब्दी ईस्वी सन में हम आ गए हैं, प्रवेश कर गए हैं। गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। गुप्त साम्राज्य तो एक विशाल साम्राज्य था ही बच्चों, उसके साथ साथ कई सामंत भी थे जिनके ऊपर गुप्त साम्राज्य निर्भर था। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। यानी कि सामंत जो थे स्थानीय संसाधनों से ही अपना निर्वाह करते थे और भूमि पर नियंत्रण भी रखते थे। वे शासकों का आदर करते थे और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सैनिक सहायता भी करते थे। उनकी जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे बाद में। देखिए जो सामंत शक्तिशाली हुए वो बाद में राजा भी बने। ऐसे भी कई उदाहरण आपको इतिहास में देखने को मिलेंगे। और जो दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए गुप्त शासकों के इतिहास के बारे में बताया गया है कि किन चीजों से जो है सहायता प्राप्त करके इसे लिखा गया। तो गुप्त शासकों का इतिहास जो है साहित्य एक कड़ी है, दूसरा है सिक्के और अभिलेख, इन तीन की सहायता से ये लिखा गया। देखिए साहित्य जो है आपका जो है
यह आ जाता है साहित्यिक स्रोतों में, और सिक्के और अभिलेख दोनों ही पुरातात्विक स्रोतों में आ जाते हैं। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी उपयोगी रही हैं। ये भी पुरातात्विक स्रोत हैं, क्योंकि राजा या स्वामी के बारे में कवियों ने जो प्रशस्तियां लिखी, जो प्रशंसा में जो भी कुछ लिखा, वो किसी अभिलेख पर अंकित कराया है या फिर किसी स्तंभ लेख पर अंकित कराया है, तो वो सब जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत आ जाता है। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्राय प्रयास। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पृष्ठ पर जाने से पहले मैं आपका ध्यान एक और आकर्षित करना चाहूंगी। एक कुषाण सिक्का, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि पहले अग्रभाग पर कनिष्क का चित्र है सिक्के के, और पृष्ठ भाग पर देवता का। देख लीजिए, बिल्कुल देवता के समान ही जो है इसमें दिखाने का प्रयास अपने आप को सम्राट कनिष्क ने किया है, क्योंकि कनिष्क जो है एक महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। नेक्स्ट पृष्ठ पर हम चलते हैं तो देखते हैं कि लेकिन उनके रचित तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। मतलब यानी कि राजाओं के बारे में जो प्रशस्तियां लिखी गई उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ माना गया। उदाहरण भी दिया गया है उसमें। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, उन्होंने संस्कृत में की थी। देखिए, इलाहाबाद में जो है अशोक का एक स्तंभ था, और उसके ऊपर गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने उनके बारे में उनकी प्रसिद्धि के लिए यानी कि उसके ऊपर उनकी प्रशस्ति लिखी, यानी कि प्रशंसा लिखी, तो उसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना गया। अब इसमें नीचे ब्लू बॉक्स में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी दी गई है। इसमें जो है प्रयाग प्रशस्ति में क्या क्या दिया गया है वो सब इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति बच्चों पढ़ लेना, ये बहुत अच्छी चीज है, इससे आपकी ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कि एक खंडित मूर्ति है बराबर में, आप देख सकते हैं खंडित मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ है कि इस मूर्ति में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि यह एक राजा की मूर्ति है। देखिए, आप राजा की मूर्ति इसलिए कह सकते हैं क्योंकि विशाल जो है इनके अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, और लिपि में भी कुछ लिखा गया है। देखिए, लिपि भी यहाँ पर अंकित है, कुछ लिपि में लिखा गया है, तो इसे पढ़ कर के इसका अर्थ निकाल लिया गया है। इससे ये स्पष्ट निश्चित रूप से हो गया होगा कि ये एक राजा की ही मूर्ति है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं बदलता हुआ देहात। बदलते हुए देहात से पहले स्रोत नंबर 5 की ओर देखते हैं, गुजरात की सुदर्शन झील के बारे में। मानचित्र 2 यानी कि जहां पर अशोक के अभिलेख दिए हुए हैं, सम्राट अशोक के, वहां पर आपको गिरनार ढूंढना है, क्योंकि गिरनार में भी उनका एक अभिलेख मिला है। तो गिरनार में आप देख सकते हैं कि वहां पर सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय के रूप में वहां पर मिलता है। हमें इसका ज्ञान लगभग 2री शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। सुदर्शन झील यानी कि वहां से एक कृत्रिम जलाशय के रूप में मिली है। इसका ज्ञान भी 2री शताब्दी ईस्वी के एक संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख में, यानी कि रुद्रदमन ने जब उसकी मरम्मत कराई तब हमें उसके बारे में पता चला कि मौर्य काल में ही हालांकि इस झील को बनवा दिया गया था, लेकिन बाद में इसके तटबंध टूट गए। फिर जनता ने शक शासकों से इसकी जो है यानी कि रुद्रदमन जो प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं उनसे इसकी अनुशंसा की कि वो इसे ठीक कराएं, तो उन्होंने इसे ठीक करा दिया। फिर देखिए, अब वापस लौटते हुए पॉइंट नंबर 5 पर देखते हैं बदलता हुआ देहात, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार से बदल गया था। 5.1 में देखते हैं जनता में राजा की छवि। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। स्वाभाविक है कि इन अभिलेखों के सभी जवाब नहीं मिलते हैं।
अभिलेखों से, यानी कि अभिलेख इन सारे सवालों के जवाब देने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि राजा ने जो भी अभिलेख लिखवाए होंगे तो निश्चित है कि उन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों का उसमें अधिक से अधिक वर्णन किया है, और साधारण जनता के बारे में कम से कम लिखने का प्रयास उसमें हुआ है। किंतु फिर भी इतिहासकारों ने इसे निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। देखिए, जातक कथाएं जो हैं ये एक तरीके से माने तो बौद्ध धर्म का मूल आधार हैं। बौद्ध धर्म जातक कथाओं पर बहुत कहें तो बड़े पैमाने पर जो है उनसे जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म पूरी बहुत ज्यादा तरीके से डिपेंड है जातक ग्रंथों पर। इनमें अनेक किस्से कहानियां हैं जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया। जातक कथाओं का समय भी देख लीजिए, पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में इन्हें लिखा गया। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं, गंधतिंदु एक जातक कथा का नाम है। गंधतिंदु नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, देखिए कौन कौन दुखी रहने वालों में से हैं उनका वर्णन कर दिया गया है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में पता लगाने के लिए गया कि लोग उसके बारे में सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के बारे में राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत यह थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में इकट्ठा करने वाले अधिकारी, यानी कि रात में जहां डकैत से वो या चोरों से वो दुखी रहते थे, तो दिन में जो है राजा के कर एकत्र करने वाले अधिकारी भी उन्हें दुखी करते थे। इसी कारण से लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें देख लेते हैं कि जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे। देखिए, कर काफी बढ़ गए थे, जिससे कि जनता दुखी थी और त्रस्त रहती थी। जातक कथाओं से इसका स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि इसका लोगों ने एकमात्र उपाय यह निकाला कि जंगल की ओर भाग जाना। जैसा कि हम बाद में ब्रिटिश पीरियड में देखेंगे कि जनजातियां बहुत बड़ी संख्या में उस समय भारत में मौजूद थी। ये शायद वही लोग होंगे जो इस समय करों से बचकर जंगल की ओर भाग गए थे। किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू किए, यानी कि ऐसा नहीं था कि सभी भाग गए, बल्कि करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के उपाय भी ढूंढे। अब उपज बढ़ाने के तरीके क्या उन्होंने ढूंढे वो देख लेते हैं हम। देखिए, साइड में पिंक बॉक्स में एक किया हुआ है, धान की रोपाई, यानी कि धान की रोपाई जो है किन क्षेत्रों में की जाती है। निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में की जाती होगी जहाँ पानी बहुतायत मात्रा में उपलब्ध होता होगा, क्योंकि धान को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। बच्चों, उपज बढ़ाने के तरीके पर हम लौटते हैं। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। यानी कि हल हम देखते हैं कि जो है वैदिक काल में प्रचलन में आ गया था, और उत्तर वैदिक काल में लोहे से भारी मात्रा में हल और अन्य कृषि के उपकरण, अस्त्र शस्त्र सभी बनाए गए थे। तो इसलिए अब उर्वर तो हो ही गई थी, गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की यहाँ बात हो रही है। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से
उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी, यानी कि लोहे की जिनमें फाल लगी थी उन हलों से भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत भी करनी पड़ती थी। देखिए बच्चों, उपज तो बढ़ गई, किंतु उपज बढ़ाने के लिए ये नहीं था कि कम लोहे के आ जाने से सब कुछ आसान हो गया, बल्कि किसानों को उपज बढ़ाने के लिए कमर तोड़ मेहनत भी करनी पड़ी। नेक्स्ट पृष्ठ पर हम चलते हैं। पृष्ठ 39 है आपका, पेज नंबर 39। इसमें है पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ, यानी कि 19वीं शताब्दी में नहीं था, 1800 से 1900 तक नहीं था, 1900 से 2000 ईस्वी के बीच में ये शुरू हुआ, जो अर्धशुष्क थे, यानी कि यहाँ पर पानी था किंतु कम था पंजाब और राजस्थान में। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था, यानी कि कुदाल का प्रयोग भी हुआ पर्वतीय और पूर्वोत्तर भागों में, मध्य पर्वतीय में। देखिए, क्योंकि पर्वतों पर खेत जो है उनके काफी बड़े नहीं होते, उनका एरिया काफी बृहद नहीं होता है, छोटे खेत होते हैं, तो उनमें जो है हल चलाना या किसी अन्य चीज का प्रयोग करना वो इतना संभव नहीं होता, बल्कि वहाँ कुदाल से ही खेती करना ज्यादा आसान हो जाता है। इसमें नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं कि उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना भी था, यानी कि उपज बढ़ाने के लिए जहाँ पानी की कमी थी वहाँ कुएं, तालाब और नहर इत्यादि भी बनवाई गई। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित कर लिए। व्यक्तिगत तौर पर तालाब, कुएं और नहर जैसे सिंचाई के साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया है। देखिए, सीमाओं का महत्व, स्रोत 6 में सीमाओं का महत्व मनुस्मृति में समझाया गया है। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है कि बार बार सीमा विवाद पैदा न हो, इसके लिए वो क्या करें, यानी कि कुछ निशान अपनी भूमि पर लगवा दें या फिर कुछ निशानी के तौर पर कुछ चीजें गड़वा दें। उन सब का वर्णन इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को बच्चे अच्छी प्रकार से आप पढ़ लें। हो सकता है इसमें से कोई 2 नंबर का प्रश्न भी आपके पास आ जाए। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। ग्रामीण समाज भी देखिए उस समय जो है एक जैसा नहीं रहा था, ग्रामीण समाज में भी विभिन्नताएं आ गई थी। इसे हम आज देख लेते हैं। 5.3 ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था, यानी कि उपज तो बढ़ी लेकिन लाभ समान नहीं था। खेती से जो जुड़े हुए लोग थे उनमें भेद बढ़ता जा रहा था। कुछ बहुत अमीर होते जा रहे थे और कुछ मीडियम थे और कुछ बिल्कुल गरीब होते जा रहे थे। कहानियों में विशेषकर बौद्ध कथाएं वही जातक कथाओं से इनका मतलब है। भूमिहीन, खेतीहर, श्रमिक, इनका भी उल्लेख है। छोटे किसानों का भी उल्लेख है और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख भी है, यानी कि 3 वर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अत्यंत निम्न वर्ग में भूमिहर, खेतीहर, भूमिहीन, खेतीहर, श्रमिक आ जाते हैं। सेकंड जो नीचे से सेकंड है उसमें छोटे किसान आ जाते हैं और टॉप पे आ जाते हैं बड़े बड़े जमींदार। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। गृहपति शब्द एक आ जाता है, पाली भाषा का है। इसमें जो है छोटे किसान और जमींदारों के लिए इसका प्रयोग
किया गया है। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जा रहे थे, लेकिन जमींदारों में भी बड़े बड़े जमींदार हो गए और ग्राम प्रधान भी वो बन गए, उन्हें शक्तिशाली माना गया, जो अन्य किसानों पर नियंत्रण का कार्य करते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेल्लालर या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर और दास अणिमई। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, यानी कि भूमि पर कितनी भूमि पर किसका स्वामित्व है, उसके कारण यह वर्गों में विभिन्नता आई हो, श्रम के कारण आई हो, या नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया। इसकी चर्चा जो है प्राय विधि ग्रंथों में मिल जाती है देखने को। गृहपति, एक गृहपति इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गृहपति अक्सर कर पूछा जाने वाला प्रश्न है। गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। यानी कि कुल मिलाकर यदि हम इसका निष्कर्ष निकालें तो वो ये हो जाता है कि इसमें जो है धनाढ्य वर्ग के लोग थे और जिसका मुखिया गृहपति कहलाता था, जो परिवार से लेकर दासों तक पर नियंत्रण रखता था। इसे बच्चों अपनी नोटबुक में आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 40 पर, भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी प्रकार समझाऊंगी। और कुछ क्वेश्चंस जो हमने अब तक पढ़ा दिया गया है उनमें यदि उनका आंसर आया है तो उनसे रिलेटेड जो आंसर है वो भी मैं आपको समझाऊंगी अच्छी प्रकार से, जिससे कि आपको लिखने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो बच्चों इसी आशा के साथ कि आप पढ़ाई करते रहें और निरंतर उन्नति प्राप्त करते रहें। और अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।